Question: How many of these metal can displace easily hydrogen from acid? एसिड में जो हाइड्रोजन है कौन से मेटल उसको ईजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं? तो ये रिएक्टिविटी का सीरीज़ है। ये अभी तो ऐसे तो किसी ब्लॉक में नहीं लिखा गया है, पर याद करोगे तो ये स्कूल लेवल में 5th-6th क्लास में लिखा गया था। तो वहाँ पे है कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एसिड से। जो नीचे हैं इसके वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कम है, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम ये रिप्लेस नहीं कर सकते और बाकी सारे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो कौन रिप्लेस कर सकता है उस आंसर में? आयरन ऊपर है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो जो ये चार हैं दे कैन ईजिली रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसका एक छोटा सा पार्ट डी ब्लॉक में है जहाँ पे कॉपर का लिखा गया है कि कॉपर H+ को रिप्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम एसिड से। तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है कि जब भी ऐसा है तो रिएक्टिविटी सीरीज़, जो कॉपर या कोइनेज मेटल है इतना रिएक्टिव नहीं होते हैं तो ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है देन प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन? प्राइमरी का मतलब है कि वो जो कार्बोकैटायन होगा उस पर 2 हाइड्रोजन होंगे, और एलाइल मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन होगा। नेक्स्ट के डबल वाले पे है तो इसमें क्या होगा? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इससे ज़्यादा कोई भी फैक्टर किसी में लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में क्या है? कार्बोकैटायन है, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है और तीनों के पास हाइड्रोजन है। तो इस केस में 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये इसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हम सीरीज़ पढ़ते हैं कि रेजोनेंस जहाँ ज़्यादा हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा डोमिनेट हम रेजोनेंस को करते हैं। बट याद रखना है कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हुआ इसे कंपैरिजन में। पीएच बेंजीन है, पहले वाले में सिर्फ एक रेजोनेंस था, इसमें 3 पाई बॉन्ड से तीनों में रेजोनेंस होगा, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन, तो ये वाला पार्ट भी उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसमें 6 है, 6 वाला नहीं, जहाँ पे 3 होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। डबल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन है वो हाईली अनस्टेबल है, इसका काउंट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव साइन है तो वो क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव साइन ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन, ट्रायंगल के साइड वाले कार्बन पे अगर CH2 है, जिसको डांसिंग रेजोनेंस से एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये बहुत स्टेबल होता है। ये बेंजाइल कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल है ये वाला ऑप्शन CH3, ऑक्सीजन, CH3। इस पे है प्लस। ऑक्सीजन का होता है -I, बट -I से ज़्यादा इसका रेजोनेंस है। ये ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है और इसके पास है लोन पेयर। ये किससे स्टेबलाइज कर देगा? इसको बैक बॉन्डिंग से। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लोन पेयर से देने की वजह से इस पे हो जाएगा पॉजिटिव साइन, लोन पेयर से दे रहे हैं, एक लोन पेयर बचा है। इसमें वो काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर दिया है, पॉजिटिव साइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे स्टेबलाइज किया है इसको? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का रेजोनेंस ही है, ये इसको स्टेबलाइज कर चुका है। अब देखेंगे कि ये जो हमारा एलाइलिक था उससे ज़्यादा स्टेबलाइज किया है, उसमें भी रेजोनेंस था। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव नंबरिंग दे देती हूँ। इस कंपाउंड को 1, इस कंपाउंड को 2। कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग में। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन है तो बोल देते हैं कि ये अनस्टेबल है, नहीं,
पॉजिटिव साइन से सबसे पहले चेक करेंगे कि चार्ज है या नहीं। दोनों पे ही चार्ज है, चार्ज दोनों पे है तो मूव करेंगे ऑक्टेट वाले पे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन है पर लेकिन काउंट करने पे इसके पास हो रहे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट वाले रूल को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे था कार्बोकेटायन के पास 6, यहाँ 8। रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है बट लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस केस में क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था तो ये ज़्यादा स्टेबल कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू। तो उसका ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन में जाने से पहले एक और केस लेते हैं। ऑक्सीजन CH2 प्लस, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, पर लोन पेयर और इस पॉजिटिव में रेजोनेंस नहीं हो सकता क्योंकि अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा, इसका माइनस आई। यहाँ पे ये किसको क्या कर देगा, अनस्टेबल, डिस्टेबलाइज्ड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, वो उसको स्टेबलाइज कर रहा था क्योंकि वो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। लोन पेयर है पर पॉसिबिलिटी नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ लगेगा माइनस आई। ऑक्सीजन डोमिनेट कर रहा है तो प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई से। इन दिस केस ओनली माइनस आई इफेक्ट। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये वाला बेंजीन के ऊपर है पॉजिटिव साइन, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है, उसमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। कार्बन के डबल बॉन्ड या कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल। ध्यान में कार्बन को फोकस कर रही हूँ, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और ये वाला, तो कितने हुए, 4। क्वेश्चन नंबर 56 वाला पार्ट है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या दिया गया है, एक सैंपल है जिसमें 4 ग्राम का सैंपल है, उसमें नाइट्रेट है। नाइट्रेट यूनिवैलेंट है यानी मेटल के ऊपर है प्लस साइन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MnO3 जो गिवन है। इसको रिएक्ट किया है सिलिका से SiO2। SiO2 से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बना है उसमें बोल रखा है एक लॉस ऑफ मास ऑफ 1.08 ग्राम, इतना मास लॉस हो रहा है। मास लॉस होने का मतलब है कि कोई गैस का मॉलिक्यूल बन रहा होगा जो रिमूव हो जाएगा तो कम हो जाएगा इसका मास। N2O5 बनने की वजह से लॉस हो रहा है, तो क्या बताना है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रेट इन द सॉल्ट। एक कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रेट है, MnO3 और अदर कंपाउंड्स भी हैं, तो पता करना है कितना नाइट्रेट है। तो कैसे पता करेंगे, इसमें जो नाइट्रोजन है वही नाइट्रोजन N2O5 बनेगा। लिख रखे हैं टोटल जितना भी है सारा का सारा रिमूव हो रहा है, तो N2O5 से हमें हिंट मिल जाएगा कि कितना नाइट्रोजन है, वही नाइट्रोजन यहाँ होगा और हमें नाइट्रेट का ही पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन गिवन है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। N2O5 आ रहा है नाइट्रेट से, N2O5 का वेट है 1.08 ग्राम। वेट से वेट रिलेशन नहीं करते हैं, हमारा चैप्टर वेट कंसेप्ट नहीं है, मोल कंसेप्ट है। मोल को रिलेट करेंगे मोल से। N2O5 का 1 मोल इक्वल होगा इसके 2 मोल के बराबर। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मैंने साइड में सॉल्व किया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट था 108, इसका N2O5 का। नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है, N2O5 ये कलरलेस गैस है। मोल आया 0.01, जितना मोल है उसका डबल होगा मोल नाइट्रेट का, इसका 0.01, तो नाइट्रेट का हो गया 0.02 मोल आया। पर हमें मोल नहीं पूछा है, पूछा क्या है, मास परसेंटेज। मोल को मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर वेट से, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वेट ऑफ, जिसका मोल लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे वही आएगा। हमने लिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रेट,
NO3 माइनस, तो वेट भी किसका आया है? नाइट्रेट का। वेट ऑफ नाइट्रेट है 1.24 ग्राम। परसेंटेज के लिए टोटल वेट जो है 4, वेट ऑफ नाइट्रेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा मास परसेंटेज। क्लियर? क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है बट इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। N2O5 बन रहा है तो जिससे बनेगा नाइट्रोजन से, वहाँ से रिलेट करेंगे मोल कंसेप्ट वाले थ्योरी से। मोल से निकालना है वेट, मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। नाइट्रेट आया, टोटल कंपाउंड का वेट था 4 ग्राम। नाइट्रेट वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100 आ जाएगा परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन pH देख के लग रहा है आयोनिक, तो आयोनिक देख के उसको छोड़ना नहीं है, पहले पर देख लेते हैं कि ये हमारे लेवल का है या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं। जितने हमारे पास नॉलेज है, बहुत कैलकुलेशन तो नहीं होगा। pH निकालना, एक्वा सॉल्यूशन। मोनो प्रोटिक एसिड है, वीक है तो Ka का यूज़ होगा। अल्फ़ा 100% नहीं है क्योंकि वीक है, वो दे रखा है 1% आयोनाइज। अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1%। शुरू का कंसनट्रेशन है 1m। वीक है और एक ही दे रहा है H+, तो एक ही H+ आएगा। C अल्फ़ा, H+ से कंसनट्रेशन, C की वैल्यू गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू 1%, कंसनट्रेशन आ गया 10⁻⁵ m मोलर। pH होता है -log H+। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 58 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द मेजर प्रोडक्ट, LiCl एक्सेस में ले रहे हैं, क्या बनेगा इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये कैसा एजेंट है? ये एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। किस किस को रिड्यूस करता है? ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट सबको रिड्यूस कर देता है, सबको अल्कोहल बनाएगा, पार्शियली रिडक्शन। रिड्यूस कर दिया, कार्बन जितने थे उतने ही। एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में, कीटोन को रिड्यूस कर दिया अल्कोहल। एसिड क्लोराइड 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे। ईस्टर 2 कार्बन का अल्कोहल, NCH3OH। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। एसिड एनहाइड्राइड है, इधर वाले 2 कार्बन वाले को बना देगा अल्कोहल, उधर भी 2 कार्बन वाले को अल्कोहल, सबको अल्कोहल तक बना देगा। इसमें भी ट्विस्ट है, अमाइड को अल्कोहल नहीं बनाता, अमाइड को बना देता है एमीन में। CH3 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एमीन, प्राइमरी एमीन। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइड होता तो सेकेंडरी एमीन, जैसा भी अमाइड है वैसे को एमीन में कन्वर्ट कर देगा। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है बट एक टाइप के डबल बॉन्ड को करता है। किस वाले पार्ट को? सिनेमिक सिस्टम। सिनेमिक सिस्टम क्या कर देगा इसको? बेंजीन वाले पार्ट को नहीं, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको कर दिया रिड्यूस, ये बन गया अल्कोहल। कहीं और नहीं करेगा। सिनेमिक सिस्टम, सिनेमिक सिस्टम कैसा होगा? बेंजीन होगा, बेंजीन के साइड पे डबल बॉन्ड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या यहाँ पे एल्डिहाइड होता तो भी सिनेमिक सिस्टम होता, तो इस डबल बॉन्ड को कर देगा रिड्यूस। NO2 कन्वर्ट हो जाएगा, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, CH3 CH2 NH2, एमीन बना देगा। वहाँ पे देख लेंगे किसको किस में रिड्यूस कर रहा है। एसिड को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। डबल बॉन्ड सिनेमिक होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं, इट्स नॉट ए सिनेमिक, उसको नहीं। कीटोन अल्कोहल, NO2 NH2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड। अगर DU पूछा होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड। एक रिंग है 1 पाई बॉन्ड, तो DU है 2, पर इसने पाई बॉन्ड पूछा है तो 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड।
इसको पॉज करके पूरा नोट कर लो किस किस को रिड्यूस करता है LiAlH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें पूछा गया है कि यहाँ X और ये Y क्या होगा। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, सिनर्जी बॉन्डिंग से बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो स्टेबल बनेगा तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, EAN वैल्यू से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जब इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे लिगेंड के थ्रू तो उसके पास उस पीरियड में जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा उसको अटेन करेंगे। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है तो ये किसके पास जाएगा, ये 36 करेगा लिगेंड मिलने के बाद। मॉलिब्डेनम को करना है 54, तो EAN वैल्यू निकालेंगे। 54 है मॉलिब्डेनम, वो करना है, खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास 42, कोई चार्ज नहीं है, कोई आएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, नहीं कोई जाएगा। एक लिगेंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। नोबल गैस जो होगा, नोबल गैस का तो इलेक्ट्रॉन्स याद होना चाहिए। क्रोमियम ये किसके लिए है, ये लिखा है मैंने मॉलिब्डेनम के लिए, MOCX। दोबारा बोल रही हूँ, टोटल EAN 54 होना चाहिए। 42 खुद के पास था, ना ही ऑक्सीडाइज हुआ है ना ही रिड्यूस, तो कुछ इलेक्ट्रॉन गए नहीं, कोई आए नहीं। लिगेंड्स, एक लिगेंड देता है 2, हमें नहीं पता कितने लिगेंड्स हैं, x माना है तो x का मतलब 6। EAN निकालते हैं, HY Cr CO5। इस केस में कॉम्प्लेक्स के बाहर आयन से तो ऑब्वियसली इस पे चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे होता है प्लस, इस पे क्या हो जाएगा Cr CO5 Y माइनस, यानी इतने इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, Y इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास। तो क्रोमियम के पास पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 24, Y और आ गए क्योंकि माइनस का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल, 5 कार्बोनिल है, 1 देंगे 2, 5 देंगे 10, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 34 प्लस Y इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये 36, तो Y इक्वल टू 2। ये Y, जितना Y होगा उतना H प्लस, इस कॉम्प्लेक्स पे उतना माइनस। 2Y है तो 2Y की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस, 4 है तो 4 माइनस, यहाँ Y है तो Y माइनस। तो माइनस का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, क्रोमियम का Y माइनस, माइनस का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। प्लस होता है Cr प्लस, क्रोमियम प्लस, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। ABC जो लिखे हुए हैं वो सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके पास 4 लिगेंड है, ऑक्टाहेड 4 है, स्क्वायर प्लेनर मानना है 4 को, और 8 को मानना है ऑक्टाहेड्रल। तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, सिस और ट्रांस, ऑर्गेनिक वाला याद करो, जो पास में है तो सिस बोल देंगे, दूर है तो ट्रांस। तो ऐसे अरेंज करना है कि एक केस में आए वो पास पास, दूसरे केस में आए दूर दूर, तभी हम उसको अरेंज करेंगे तो बोलेंगे GI। ये वाला स्क्वायर प्लेनर में 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन है, हम ले रहे हैं A4, यानी चारों पोजीशन पे A को रख रहे हैं। तो A के पास भी A है, A के दूर भी A है, तो सिर्फ A है, तो इसका कुछ और कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते, तो A4 में GI नहीं होगा। सेकंड केस B लेते हैं, एक B और तीनों जगह बचे हुए पे A रख देते हैं। देखा जाए तो B के पास भी A है, B के अपोजिट भी A है। इस B को उठा के कहीं भी रख दें तो पहले जैसा ही रहेगा, पास में A दूर में A, और कुछ केसेस ही नहीं बनेंगे, तो सारे केस आइडेंटिकल हो जाएंगे।
तो इन दोनों के केस में एक ही केस बन रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। पास या दूर दोनों केस नहीं बन रहे हैं, हमेशा एक जैसा ही है। A2 B2 इस केस में बी, इस वाले केस में बना सकते हैं। एग्जाम्पल बी बी यहाँ रखा है, A दो A हैं दो B हैं। एक केस में B B A यहाँ देखें B के पास B है, इस केस में B के दूर B है, तो दोनों केस अपोजिट हो गए। तो ऐसे बना बना के देखेंगे, एक बार में गिव अप नहीं करेंगे। जो दूर दूर है पास पास है, तो जब ऐसे केसेस होंगे दोनों अगर अलग अलग हैं तो GI हो सकता है। एटलीस्ट दो तो अलग होने ही चाहिए। यहाँ पे क्या है B एंड C, A B C अलग है, इसमें भी हो पाएगा। चारों डिफरेंट है तो भी GI होगा। इसमें एक ही B है, इसमें नहीं। A B3 पहला जैसा केस है, बस उसको A और B को रिप्लेस कर दिया है, गलत। A2 B2 हो सकता है। पहले हम चार वाले को छाट लेते हैं, चारों एक जैसे हैं, नहीं होगा। A2 B and C इसमें पॉसिबल है, और कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का नहीं बचा है। अब आ जाते हैं 6 में। 6 में 6 पोजीशन है, टॉप बॉटम और 4 एक प्लेन में। ये है ऑक्टाहेड्रल शेप होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसके लिए सारे के सारे एक जैसे हैं तो नो GI, GI नहीं। एटलीस्ट दो होना चाहिए, B B को पास रख सकते हैं और B को दूर, इसमें GI पॉसिबल है, पॉसिबल। जब 3-3 का पेयर होता है तो याद रख करो, ये था फैक और मर वाला केस, पॉसिबल, सब में पॉसिबल। तो कब पॉसिबल नहीं होगा, पर पेयर बना के देख लो। इसमें क्या होगा, B का पेयर हमेशा A ही बनेगा। पेयर बना के थर्ड केस में 2 B हैं तो B B के साथ भी जा सकता है, B A के साथ भी जा सकता है, तो इसमें पॉसिबल है। इसमें B A के साथ पेयर बना सकता है, B C के साथ। जब भी पेयर बना पाए पेयरिंग करके देख लो, जहाँ पेयर पॉसिबल है वहाँ GI पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। इसमें A का पेयर हमेशा A होगा, गलत, नहीं होगा। इसमें B हमेशा A के साथ ही पेयर बना सकता है। B 2 B हैं, तो एक बार B B के साथ जा सकता है, एक बार B A के साथ, पॉसिबल। जहाँ भी डिफरेंट आ जाए वो पॉसिबल होगा। इस केस में C को हमेशा B के साथ ही जाना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। एक बार और ध्यान से देखना है, पेयर बना के देख लो। जब जब पेयर अलग हो पाए तो GI पॉसिबल है। पेयर अगर एक जैसा ही आ रहा है हर केस में तो GI पॉसिबल नहीं होगा। होप कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।